डियर स्टूडेंट, रिवीजन की आज सीरीज़ में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और बताया था कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होता है मेंडल का, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को हमने क्या किया था, इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, इसमें क्या बातें बताई गई हैं। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। बस पहले एक बार मैं किताब की लैंग्वेज पढ़ दूँ। इसमें क्या होता है कि जो एलील के पेयर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे एलील के जो पेयर होते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, डिपेंड नहीं करते। और जो चीज़ डिपेंड नहीं करती उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट कह देते हैं, ठीक है। किसी दूसरे कैरेक्टर के एलील के साथ जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिखाया है कि ये कोई एक सेल है और यहाँ पे एक क्रोमोसोम, इसके सामने ये क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम हमने लिया हुआ है। यहाँ पे एक जीन लगाया, यहाँ पे एक जीन लगाया, यहाँ पे एक जीन लगाया। ये कैपिटल आर, और इस प्लेस पे, इस क्रोमोसोम पे एक और जीन लगाया, यहाँ पे कैपिटल वाई ले लेते हैं, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। तो क्या है, एलील पेयर, ये कहलाएंगे एलील के पेयर कहलाएंगे ये, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते, किसी दूसरे कैरेक्टर के एलील के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे पहली चीज़ तो जो कैपिटल आर है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, या फिर जो कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है। और इसमें एक चीज़ और देखना कि ये दोनों, जो कैपिटल आर है कैपिटल वाई के साथ गया, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गया, यानी कि जो डोमिनेंस के साथ तो जा ही रहा है, लेकिन डोमिनेंट रेसेसिव के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। या यहाँ से मुझे लगता है कि बातें क्लियर हो गई होंगी, क्या कहना चाह रहे हैं। बस यही इतना है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। आप ऐसे देख लीजिए, अगर ये सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम लगाया हमने, और यहाँ पे क्या किया, जीन को रिप्रेजेंट कर दिया। इस बार यहाँ पे जीन स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एलीलिक पेयर हैं ये। तो जीन के ये जो एलीलिक पेयर हैं, ठीक है ना, एलीलिक पेयर एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। ऐसा नहीं कि स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर जाएगा, बल्कि ये किसी दूसरे कैरेक्टर, जैसे ये कौन सा कैरेक्टर होगा, ये किसको बताता है, ये कैरेक्टर ग्रीन होगा ना ये, जबकि दूसरे कैरेक्टर का जो एलील है ये एलील होगा, इसके साथ जाने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और यही लॉ क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहलाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। अगली जो थ्योरी है इसमें मेंडल के लॉ में, क्योंकि जेनेटिक्स में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको समझते हैं और क्या क्या बातें बताई हैं। देखिए, हम जानते हैं कि मेंडल ने 1856 से लेके 1863 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1865 में। 1865 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फिर सवाल इस बात का है कि मेंडल के नियम की जो डिस्कवरी होती है वो 1900 में होती है, यानी कि 1865 में मेंडल की बुक पब्लिश होती है। मेंडल की बुक में क्या बातें लिखी गई हैं वो किसी को नहीं पता, ये पता चलती है कब, 1900 में। इसलिए बोलते हैं कि 1900 में मेंडल के नियम की डिस्कवरी हो रही है, यानी कि 65 से लेके 1900 तक, 35 साल तक मेंडल के वर्क छिपे रह गए। किस वजह से? पहला पॉइंट है, उस टाइम का जो कम्युनिकेशन था वो आसान नहीं था, और लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानते थे, और मेंडल जो थे वो मेंडल कहते हैं ब्लेंडिंग नहीं होता है, ठीक है ना। और यूजिंग द मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, और मेंडल ने फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया।
तो ये इतनी बातें थी जिसकी वजह से मेंडल को नहीं पहचाना गया। फिर 1900 में मेंडल के नियम की डिस्कवरी होती है। 3 लोग हैं, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस एंड टेशर मार्क। ये तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे और सक्सेस इसलिए हुए ड्यू टू द, अब ये काम कर रहे तो सफलता क्यों मिली, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, जो एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी है ना, और इसमें हम क्रोमोसोम और सेल डिवीज़न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर क्या हुआ 1902 में, 1900 के बाद 1902 में एक थ्योरी क्रोमोसोमल मोमेंट को देखा गया ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कआउट। मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम का मोमेंट होता है, आपने देखा है ना, मेटाफेज के बाद जो एनाफेज आती है उसमें क्रोमोसोम एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। और फिर इन्होंने जब क्रोमोसोम के मोमेंट देखा गया तो 2 साइंटिस्ट हैं, एक सटन है, दूसरे कौन से, बावेरी। इन्होंने कहा, और देखिए मेंडल ने भी क्या कहा था। पहली चीज़ सटन ने बोला कि जो क्रोमोसोम अकर इन पेयर, ये बात सटन ने बोली, सटन एवं बावेरी ने बोली कि जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में पाए जाते हैं। मेंडल भी बोल के गए थे कि जो फैक्टर होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं। फिर दूसरी बात थी कि जो क्रोमोसोम होते हैं सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस। इन्होंने भी बोला, मेंडल ने, कि फैक्टर सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेट बनने के दौरान। तीसरा ये कि क्रोमोसोम रीयूनाइट होते हैं जाइगोट में, और इन्होंने बोला कि फैक्टर रीयूनाइट होते हैं किसमें, जाइगोट में। तो अब इस बात से लगा कि कहीं मेंडल का जो फैक्टर है वो क्रोमोसोम तो नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे देखा कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन दैट मे बी फैक्टर प्रेजेंट। अब दो बातें हैं, या तो जो फैक्टर हैं मेंडल के वो क्रोमोसोम पर हो सकते हैं, या फिर जो मेंडल के फैक्टर हैं वही क्रोमोसोम है। लेकिन आज हम जानते हैं कि जो फैक्टर हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था थॉमस हंटर मॉर्गन ने। थॉमस हंटर मॉर्गन ने क्या किया समझते हैं। मॉर्गन ने किस बात को प्रूव करने के लिए कि फैक्टर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ना कि फैक्टर ही क्रोमोसोम है। तो फैक्टर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इस बात को प्रूव देने के लिए मॉर्गन ने क्या किया था, एक टाइनी फ्रूट फ्लाई लिया जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, और ये इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को देखा था कि अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल और एक्स वाई होगा तो मेल बनेगा। अब ये क्या देख रहे हैं कि जहाँ एक्स एक्स हो तो फीमेल और जहाँ सिंगल एक्स हो तो वहाँ मेल, ठीक है ना। तो एक्स क्रोमोसोम ने डिसाइड किया मेल एंड फीमेल होना। ये जहाँ डबल एक्स चला गया वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फीमेल। जहाँ पे सिंगल गया वहाँ पे क्या मिलेगा, मेल। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ने डिसाइड किया कौन मेल है कौन फीमेल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने ये पाया कि जो एक्स क्रोमोसोम के साथ, इन्होंने पाया कि जो एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ बॉडी कलर एंड आई कलर को, आई कलर के आई कलर का करेक्टर साथ साथ चलता है। यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम था इस पे, इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो आई कलर है, दूसरा कौन सा, बॉडी कलर है ये। अब बताइए, यानी कि जो फैक्टर है वो क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि फैक्टर क्या है, क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। ये बात प्रूव हो रही है यहाँ से, फैक्टर जो हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो यहीं से रिजल्ट निकल गया कि फैक्टर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, फैक्टर जो है क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ने कई सारे काम कर दिए ना भाई। एक्स क्रोमोसोम ने, आज भी हमको ये बात पता है, एक क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 पेयर। ह्यूमन में 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम है। और इस 46 क्रोमोसोम को अगर आप देखो, हमारे पास जो कुल बेस पेयर या हम कहते हैं जीन का ही हिस्सा बनता है, तो क्रोमोसोम की संख्या कम है, और जो जीन है वो कितने हैं, 20 से 25 हज़ार जीन अपने पास हैं। क्रोमोसोम 46, जीन 20 से 25 हज़ार। इसका मतलब क्रोमोसोम पे क्या पाए जा रहे हैं, जीन पाए जा रहे हैं। और जो जीन है वही मेंडल के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। अब सवाल इस बात का है कि टी.एच. मॉर्गन जो थे, वाई टी.एच. मॉर्गन वर्क ऑन फ्रूट फ्लाई, उन्होंने फ्रूट फ्लाई को क्यों चुना। पहली चीज़, इसका ग्रोन कहाँ पे था, सिंथेटिक मीडियम, यानी कि लैब में आसानी से कर सकते हैं। और इसकी लाइफ साइकिल क्या थी, 2 वीक की थी, कम लाइफ साइकिल थी। और ये एक बार की मैटिंग में प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, और मेल एंड फीमेल को ईजिली डिस्टिंग्विश कर ले जाना। और इसके अंदर बहुत सारे मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस नज़र आते हैं। अब बुक में एक टेबल दिया गया है और उस टेबल को हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है।
उसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 3 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें से पहला और दूसरा पॉइंट दोनों में सेम है, मैं थर्ड पॉइंट को उठा के डिस्कस करता हूँ। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे जो ए वाला पोर्शन है वो जीन का है मैंने लिखा हुआ, और बी है वो क्रोमोसोम का। ये बात कैसे पता चलेगी, हम प्रूव कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट जहाँ पे लिखा गया है सेक्शन ए वाले में लिखा है कि जो इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं जब ये सेग्रीगेट करते हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब ये इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये क्रोमोसोम लिया हुआ है, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, इस पे हमने देखिए जीन को लोकेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जीन की लोकेशन हमने बताई है। तो ये जो जीन है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट पेयर कहलाएंगे, या स्मॉल भी ये क्या है, इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं। आपने पढ़ा कि जब इनका सेग्रीगेशन होता है ना, तो ये जो इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं ये सेग्रीगेट टू इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कि यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ जीन जो है वो अलग क्रोमोसोम पर हैं तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ये क्रोमोसोम एक, यहाँ पे हमने क्या किया, क्रोमोसोम बनाया, यहाँ पे जीन लगा दिया, तो जब जीन बहुत पास में होंगे तो ये डिपेंडेंट पेयर कहलाएंगे। और इन डिपेंडेंट पेयर का जो सेग्रीगेशन होगा ये कैसा होगा, डिपेंडेंट वे से होगा। ये भी बात सही है। कब डिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट डिपेंडेंटली, ये बात कब सही होगी, जब क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन बहुत पास में होंगे, यानी कि इनके बीच में लिंकेज स्ट्रांग होगा। लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन है, अगर इनकी डिस्टेंस, एक जीन यहाँ है एक जीन यहाँ है, तो इनका भी सेग्रीगेशन डिपेंडेंट वे से नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ते हो क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो इंडिपेंडेंट वे से सेग्रीगेट करेंगे। तो जो पहली बात बोली गई है कि जो जहाँ जो इंडिपेंडेंट पेयर होंगे, ठीक है ना, जो स्वतंत्र पेयर होंगे वो सेग्रीगेट कैसे करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्रोमोसोम के लिए क्या बात बोला है, वन पेयर। अब जैसे आप समझिए कि अगर हम क्या करते हैं, सेल बनाते हैं इस तरीके से, ये सेल है और इस सेल में ये है मेटाफेसिक प्लेट है ये, और इस मेटाफेसिक प्लेट पे हमने क्या किया, एक क्रोमोसोम इस तरीके से यहाँ पे बनाया और एक क्रोमोसोम इस तरीके से यहाँ पे बनाया। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि वन पेयर, ये क्रोमोसोम का एक पेयर होगा ये, और ये कहलाते हैं होमोलोगस। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, ये कहलाते हैं होमोलोगस। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। तो हम पढ़ते हैं कि ये वाला जो पेयर होता है ये इधर की तरफ जाता है और ये वाला इस अपोजिट पोल की तरफ जाता है। तो ऐसा तो नहीं हुआ इसमें कि भाई ये जो वन पेयर था जिधर ये वाला क्रोमोसोम जा रहा है उधर यही वाला ही जा रहा हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए बोलेंगे यहाँ पे जो वन पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये जो सेग्रीगेट करते हैं ये इंडिपेंडेंट वे से जाते हैं। और वहाँ जीन के लिए क्या था, जो एक क्रोमोसोम ये बनाया, एक क्रोमोसोम अपने ये बनाया, यहाँ पे बनाया ये क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पे हम क्या करेंगे, जीन को लोकेट कर देते हैं। ये रहा जीन, ये रहा जीन, ये रहा जीन, ये रहा जीन। तो ये दोनों, एक कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो ये जो तो जीन होंगे ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे ये। तो जो इंडिपेंडेंट पेयर होगा, अब ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए के साथ हमेशा कैपिटल बी ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जाएगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आएगा। और आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़ें, कहाँ पे पढ़ा हुआ था, अगर हम क्रोमोसोम लें इस तरीके से और यहाँ पे जीन कैपिटल आर, यहाँ पे कौन सा ये स्मॉल आर, और यहाँ पे कौन सा कैपिटल वाई, यहाँ पे कौन सा स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा, लेकिन साथ में कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा। ये देखो, ये और ये इंडिपेंडेंट पेयर थे, इनका जब सेग्रीगेशन हुआ तो कैसे हुआ, इंडिपेंडेंट वे से हुआ। लेकिन क्रोमोसोम के लिए क्या बात बोली जाएगी, क्रोमोसोम के लिए क्या, जो वन पेयर होंगे, ये जो वन पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, इनका जब सेग्रीगेशन होगा एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो डिपेंडेंट वे से नहीं बल्कि कैसे, इंडिपेंडेंट वे से होगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इस बात से पता चल जाता है, यहाँ का जो थर्ड पॉइंट और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट, इस बात से पता चल जाता ही है कि जो पहली लाइन है ये जो ए है वो जीन के लिए है और ये वाला किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए। अच्छा, इस चीज़ को बहुत से लोग प्रूव करना चाहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, गलत बता दिए हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान देना। मैंने आपको विद एग्जाम्पल किस तरीके से प्रूव करके दिखाया, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट पेयर सेकंड के साथ क्या, ये इंडिपेंडेंट है, अर्थात कोई भी पेयर किसी भी पेयर के साथ इंडिपेंडेंट
वे से जा सकता है, ये बातें हैं। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिखा दिया है कि कौन सा ये फर्स्ट पेयर होगा। और अगर होमोलोगस बना के देखो, होमोलोगस बना के देखें इसको इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। तो जो वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इनका सेग्रीगेशन कैसा होगा? वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। तो ये बात क्लियर हो गई टेबल 5.3, जो कि बहुत कन्फ्यूज़न है, क्लियर नहीं होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से मेंडल ने भी ये थॉमस हंटर मॉर्गन ने क्या क्या बातें पता, एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं, समझना चीज़ों को। हमने सबसे पहले क्या बताया, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के ऊपर डिस्कस किया है ना, कि कोई भी जो जीन है या जीन का जो एलीलिक पेयर है वो किसी दूसरे कैरेक्टर के एलीलिक पेयर के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। इसमें क्या बातें हैं, मेंडल की बातें 1856 से लेके 1863 तक एक्सपेरिमेंट, और फिर 1865 में इन्होंने अपनी किताब लिखी। उसमें लिखी गई बातें 1900 में पता चलती हैं। तो क्या वजह है कि 35 साल तक चीज़ें छुपी हुई हैं, कम्युनिकेशन, ब्रेंडिंग जैसी चीज़ें, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, और मेंडल ने फैक्टर जैसे कोई बात नहीं बताई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, रिडिस्कवरी होने के पीछे 3 साइंटिस्ट का जिक्र है। और रिडिस्कवरी क्यों कर चुके हैं, क्योंकि 1900 तक आते आते हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। और 1902 में हमने क्रोमोसोम के मूवमेंट को भी ऑब्जर्व कर लिया था मियोसिस के दौरान। तो सटन एवं बॉवरी ने क्या बात बताई थी, क्रोमोसोम आकर इन पेयर, क्रोमोसोम सेग्रेट ड्यूरिंग द मियोसिस, क्रोमोसोम रीयूनाइट इन द जाइगोट। यही बात तो मेंडल भी बोल रहे थे। तो लगा कि जो मेंडल के फैक्टर है कहीं वो क्रोमोसोम तो नहीं है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, ड्रोसोफिला यानी कि टाइनी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और इस बात को प्रूव किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि जो एक्स क्रोमोसोम है इस पे 2 कलर पाए जा रहे हैं, 2 चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन सी 2 चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, एक तो बॉडी कलर, दूसरा कौन सा, आइस कलर। इसका मतलब चीज़ें अलग अलग हैं। क्लियर है ये? आगे देखते हैं अब। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट का टॉपिक है और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट। ठीक है।